नमस्कार, मैं विनीता सिंह, प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माल लखनऊ से आज आपके समक्ष कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और आपको पढ़ने और पढ़ाने की इस श्रृंखला में मज़ा आ रहा होगा। तो आइए हम आज का अपना विषय शुरू करते हैं। आज हम विषय गृह विज्ञान की इकाई 2 परिसंचरण तंत्र का पाठ 4 हृदय व रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। अध्ययन में सुविधा के लिए इस पाठ को हमने 3 भागों में बांटा है। आज हम इसका प्रथम भाग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज के हमारे भाग के चर्चा के बिंदु क्या हैं। आज हम जानेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र के क्या अवयव होते हैं, रक्त क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, धमनी तंत्र और शिरा तंत्र कैसे बनते हैं और हृदय के क्या कार्य हैं। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने का यह उद्देश्य है कि हम ये जान पाएँ कि हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या महत्व है, हृदय कैसे कार्य करता है, उसकी कैसी संरचना है। साथ ही साथ ये समझ पाएँ कि हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं वो कैसे और क्यों हो जाते हैं। तो इस तंत्र को समझने के बाद हम अपने हृदय का और अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है कोशिका सजीव होती है। सभी जीवित प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। सभी जीवित प्राणियों की तरह कोशिका भी भोजन व ऑक्सीजन चाहती है। सभी सजीव जिस प्रकार भोजन लेकर के जीवित रहते हैं, उसी प्रकार कोशिका को भी जीवित रहने के लिए पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन कोशिकाओं तक पोषक पदार्थ व भोजन पहुंचाने का कार्य रक्त करता है। अब बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि शरीर की असंख्य कोशिकाओं तक ये रक्त कैसे पहुंचता है। तो मानव शरीर में एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तंत्र के द्वारा रक्त शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचता है और रक्त के माध्यम से उन तक पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन पहुंचते हैं। कोशिकाएं इन पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, साथ ही साथ हानिकारक पदार्थ व कार्बन डाइऑक्साइड गैसें उत्सर्जित करती हैं, जिसे कि शरीर से निष्कासित किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने। परिसंचरण का अर्थ है परिभ्रमण करना। तो इस तंत्र में रक्त विशेष अंगों द्वारा जो होते हैं हृदय व रक्त वाहिनी के द्वारा पूरे शरीर में भ्रमण करता है। या हृदय से भ्रमण रक्त का शुरू होता है और रक्त नलिकाओं में से होता हुआ पूरे शरीर में घूमता हुआ वापस हृदय पर ही खत्म होता है। इस प्रकार रक्त का संचरण या परिभ्रमण पूर्ण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रक्त वाहिनियों व हृदय की सहायता से शरीर में संपूर्ण चक्कर लगाने की प्रक्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं और जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। प्राणियों में परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र व बंद परिसंचरण तंत्र। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ज़्यादातर इंसेक्ट्स और मोलस्क में देखा जाता है। उदाहरण के लिए कॉकरोच। इनमें पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हीमोलिम्फ कहते हैं। इनमें हीमोलिम्फ हृदय से नलिका द्वारा निकलता है, परंतु नलिकाओं में प्रवाहित होने की बजाय यह शरीर की देह गुहा या खुले स्थानों में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे हीमोलिम्फ तरल सीधे शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के संपर्क में आता है, फिर वापस ही हृदय में चला जाता है। इस प्रकार के तंत्र को, जिसमें रक्त खुले में आता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिसंचरण तंत्र मनुष्यों में और कहें तो कशेरुकी कॉर्डेट्स में देखा जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि हृदय लगातार ब्लड को पंप कर रहा होता है तथा ब्लड खुले स्थानों में ना जाकर के बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है या बंद नलिकाओं द्वारा ही पूरे शरीर में घूमता है
तथा वापस हृदय में आ जाता है। यहाँ पे रक्त कभी भी कोशिकाओं और ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं आता। तो इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मनुष्यों में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है और रक्त वाहिनियों जो कि धमनी, शिरा व केशिका होती हैं, उनमें लगातार प्रवाहित होता रहता है। तो बच्चों, अब देखते हैं कि रक्त परिसंचरण के मानव शरीर में क्या कार्य हैं। रक्त परिसंचरण का समस्त कार्य हृदय के रक्त के लगातार परिभ्रमण को बनाए रखने से ही जुड़ा हुआ है। हृदय रक्त का लगातार परिभ्रमण बनाए रहता है, जिसके द्वारा शरीर की समस्त कोशिकाओं को पोषक पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं व ऑक्सीजन प्राप्त होता रहता है। आइए देखते हैं सबसे पहला कार्य। सबसे पहला कार्य है गैसों का परिवहन। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में होता है। फेफड़ों में रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। ऑक्सीजन उनमें अवशोषित हो जाती है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः रक्त के साथ कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाएं इस ऑक्सीजन को लेकर के ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसके उपरांत वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हीमोग्लोबिन अवशोषित करता है और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में यह रक्त के प्रवाह के साथ, जो हृदय द्वारा लगातार पंप किया जा रहा है, वापस फेफड़ों तक पहुंचता है, जहां श्वसन क्रिया से इसका निष्कासन कर दिया जाता है। दूसरा कार्य है पोषक तत्वों का परिवहन। भोजन का पाचन तंत्र में होता है। पाचन तंत्र के बाद सारे पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। अब यह रक्त जब परिभ्रमण करता है पूरे शरीर में, तो परिभ्रमण के दौरान यह सारे पोषक तत्व विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। कोशिकाएं इन पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं तथा ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और कुछ हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ भी उत्पन्न करती हैं। तीसरा कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद जो भी हानिकारक पदार्थ नाइट्रोजन युक्त वेस्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिक एसिड उत्पन्न होते हैं, ये रक्त में घुल जाते हैं। रक्त के साथ यह उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाए जाते हैं, जैसे कि किडनी या वृक्क। किडनी इन्हें मूत्र के रूप में या यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन का भी कार्य करते हैं। अगला कार्य प्रतिरक्षात्मक कार्य। रक्त में उपस्थित श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर का सुरक्षा तंत्र बनाती हैं। यह शरीर में प्रवेश करने वाले सभी जीवाणु विषाणुओं को नष्ट करती हैं। तो शरीर के किसी भी अंग में कोई भी इन्फेक्शन हो या वायरस या जीवाणु का आक्रमण हो, तो वहां तक इन श्वेत रुधिर कणिकाओं को पहुंचाने का कार्य रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य शरीर के अंगों के मध्य समन्वय बनाना। तो चूंकि रक्त लगातार हृदय द्वारा पंप किया जा रहा है और वह हृदय में भ्रमण करता रहता है, तो इस प्रकार कोशिकाएं जो भी ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, उससे शरीर में समान रूप से फैलाता है। तो इस प्रकार ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, शरीर में जल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है तथा सभी अंगों के मध्य समन्वय बनाकर रखता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा किए जाते हैं। अब बच्चों, हम बात करेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अवयव या घटक क्या हैं, कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। कॉम्पोनेंट्स हैं, पहला रक्त या ब्लड, दूसरा रक्तवाहिनी या ब्लड वेसल्स, ये 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, केशिकाएं व शिरा, तथा तीसरा है हृदय। रक्त, जैसा कि हमने अभी पिछले पाठ रक्त तथा लसिका में पढ़ा था, एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक परिवहन का माध्यम है। इस माध्यम के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है तथा वह उत्पन्न होने वाले उत्सर्जी पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को निष्कासित किया जाता है। दूसरा है रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स। रक्त एक तरल माध्यम है। शरीर में प्रवाहित होने के लिए उसे एक मार्ग चाहिए और ये मार्ग प्रदान करती हैं रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनियां वास्तव में एक नलिका के आकार की संरचनाएं होती हैं। यह पाइप की तरह होती हैं और इनके अंदर रक्त वेग के साथ प्रवाहित होता रहता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। पहली है धमनी या आर्टरी।
धमनी या आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त का क्या मतलब है? शुद्ध रक्त का अर्थ है कि इस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और यह सदैव हृदय से अंगों की तरफ प्रवाहित होती है, यानी इन धमनियों में रक्त सदैव हृदय से अंगों की तरफ बहेगा। दूसरी है केशिका। केशिका धमनी तथा शिरा के बीच लिंक का कार्य करती है, इन्हें जोड़ने का कार्य करती है। ये शरीर की सबसे पतली रक्तवाहिनियां होती हैं। तीसरी है शिरा। शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का क्या मतलब हुआ? अशुद्ध रक्त का मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। शिरा में रक्त का प्रवाह अंगों से हृदय की ओर होता है, अतः इनमें प्रवाह का वेग धीमा होता है। तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है हमारा हृदय या हार्ट। रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे प्रमुख भाग अंग हार्ट या हृदय है। हृदय एक पंप की भांति लगातार कार्य करता है तथा ये सुनिश्चित करता है कि रक्त का प्रवाह कुछ मिनट के लिए भी मनुष्य के शरीर में बंद ना होने पाए। एक शिशु के जन्म से लेने से लेकर के मृत्यु तक रक्त का प्रवाह और हृदय का धड़कना लगातार बने रहना चाहिए। हृदय एक मुट्ठी के आकार की, आपकी मुट्ठी के आकार की संरचना है जो आपके शरीर में लगातार रक्त को पंप करती रहती है। अब हम इन घटकों को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे रक्त की। रक्त या ब्लड। रक्त के संगठन की बात करें तो रक्त का संगठन हमने अभी पिछले पाठ रक्त व लसिका में भी पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि रक्त दो मूल अवयवों से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्लाज्मा तथा दूसरा है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाती हैं तथा रक्त कणिकाएं 45% भाग बनाती हैं। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं तथा इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जल यानी 90% जल होता है। रक्त को तरलता प्लाज्मा से ही मिलती है। रक्त कणिकाओं की बात करें तो ब्लड कंपोनेंट्स ब्लड में 3 टाइप के होते हैं। पहली है लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और तीसरी प्लेटलेट्स जिन्हें बिम्बाणु कहते हैं हिंदी में और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये अवयव मिलकर के रक्त का निर्माण करते हैं। तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है तथा बाकी कणिकाएं उसमें तैरती रहती हैं। अब एक नज़र डालते हैं रक्त के कार्य पर। रक्त के कार्य की बात करें तो रक्त के अवयव शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे प्लाज्मा रक्त को तरलता प्रदान करता है, इसी में घुलित अवस्था में पोषक पदार्थ जैसे कि अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, एंजाइम्स, हार्मोन्स, गैसेज उपस्थित होती हैं तथा इनका परिवहन रक्त में कोशिकाओं तक जो पहुंचता है वो प्लाज्मा के माध्यम से ही पहुंचता है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तथा ये ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायता करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर का इम्यून तंत्र बनाती हैं, सुरक्षात्मक तंत्र बनाती हैं और इन्हें शरीर की प्रहरी भी कहा जाता है। ये शरीर में प्रवेश करने वाले सभी वायरस, बैक्टीरिया व जर्म्स को नष्ट करती हैं और शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। तीसरा प्रमुख पार्ट है इसका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ये रक्त के जमने में या ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन में सहायता करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि शरीर से आवश्यकता से अधिक रक्त ना बहे। तो इस प्रकार हमने रक्त एक बार रिवाइज किया कि रक्त के क्या क्या संगठन हैं और क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं। हमारा दूसरा घटक था रक्त वाहिनियाँ जो 3 प्रकार की थीं, धमनी, शिरा तथा केशिका। सबसे पहले हम धमनी करेंगे। धमनी को आर्टरी भी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त जिनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तथा इनका प्रवाह सदैव हृदय से अंगों की तरफ होता है। अगर हम धमनी के कार्य की बात करें तो धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को, हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, हृदय के बाएं निलय से शुद्ध रक्त को एकत्र करती है तथा आगे बढ़कर शरीर के विभिन्न
ऊतकों, अंगों व कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। धमनी की संरचना देखें तो धमनी की भित्ति मोटी होती है, साथ ही लचीली भी होती है। इनमें 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला है बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर तथा तीसरा अंतः स्तर। बाह्य स्तर संयोजी ऊतक की बनी होती है, मध्य स्तर पेशियों की बनी होती है तथा अंतः स्तर जो एक कोश की बनी होती है, ये आच्छादक ऊतक की बनी होती है। इसमें मध्य स्तर जो कि पेशी ऊतकों का बना होता है सबसे मोटा होता है। इनकी गुहा सक्रिय होती है, इसीलिए धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है। चूंकि धमनी हृदय से निकल रही होती है और हृदय रक्त को पंप कर रहा होता है, तो इसमें रक्त का प्रवाह एक दबाव के साथ होता है और यह मोटी भित्ति उस प्रवाह और दबाव को सहने की क्षमता देती है। धमनी आगे जाकर के और पतली धमनियों में बंटती है, जिसे धमनिकाएं या आर्टेरियोल्स कहते हैं। यहाँ पर हम 2 मेन धमनियों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहली है महाधमनी, एओर्टा। एओर्टा वह धमनी है जो हृदय से शुद्ध रक्त लेकर के बाहर निकलती है। बाहर निकलने के पश्चात यह 3 भागों में बंट जाती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। दूसरी धमनी जो हम बात करेंगे वो है हृदय धमनी या कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी या हृदय धमनी वह धमनी है जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है। चूँकि हृदय की मांसपेशियां लगातार कार्य कर रही होती हैं बिना थके, बिना रुके, तो इन तक रक्त द्वारा पोषक पदार्थों का और ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है। हृदय धमनी महाधमनी से ही निकलती है और वहां से निकलने के बाद यह दाएं व बाएं भाग में विभक्त हो जाती है और इस प्रकार वह हृदय के दाएं भाग की मांसपेशियों को व बाएं भाग की मांसपेशियों को रक्त द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाती है। अगर इस कोरोनरी आर्टरी में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए या परेशानी हो जाए तो कई बार इससे हृदय की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरी रक्तवाहिनी की, जो है शिरा या वेन। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इनमें रक्त का प्रवाह धीमे होता है क्योंकि यह अंगों से हृदय की ओर जा रही होती है। शिराओं का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को अंगों से एकत्रित करना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसे शुद्ध होने के लिए हृदय तक भेजना। इनकी भित्ति पतली और पिचकने वाली होती है। अगर आप शिराओं की संरचना देखें तो इनमें स्तर 3 ही होते हैं, जैसे कि धमनी में होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। बाह्य स्तर संयोजी ऊतक का ही बना होता है, परंतु मध्य स्तर जो कि पेशी ऊतकों वाला होता है, यह कम चौड़ा होता है, यानी कि पतला होता है। अंतः स्तर एक कोशिकाओं का यानी कि आच्छादक ऊतक का ही बना होता है। तो इस प्रकार चूंकि ये अंगों से हृदय की ओर जा रही होती हैं, तो इनमें दबाव बहुत कम होता है, तो इनमें जो भित्ति है वो भी पतली होती है और इनकी गुहा चौड़ी होती है। चूंकि हृदय यहाँ पे नहीं है, ताकि रक्त का प्रवाह लगातार बना रहे, तो इनमें वॉल्व्स पाए जाते हैं, यानी कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट रक्त को शिराओं में आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। एक बार रक्त इस कपाट को पार करके आगे चला जाए तो फिर वो कपाट या वॉल्व्स बंद हो जाते हैं और रक्त वापस नीचे नहीं आ पाता। यहाँ पे हम 2 महाशिराओं के बारे में बात करेंगे। ये है उच्च महाशिरा सुपीरियर वेना केवा और निम्न महाशिरा इंफीरियर वेना केवा। शिराएं अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से एकत्रित करके हृदय तक ले जाती हैं। जो शिरा ऊपर के अंगों से यानी हृदय से, बाहों से, छाती से रक्त एकत्रित करती है, उसे सुपीरियर वेना केवा या उच्च महाशिरा कहते हैं। यह रक्त को हृदय के दाएं भाग में डालती है। वहीं अगर निम्न महाशिरा की बात करें तो इंफीरियर वेना केवा शरीर के नीचे के अंगों से रक्त को लेती है और उन्हें हृदय तक पहुंचाती है। यह रक्त एकत्रित होने के बाद हृदय में फेफड़ों तक शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है। शिराएं अंगों से जब निकलती हैं तो बहुत ही ऊतकों से और कोशिकाओं से जब निकलती हैं तो बहुत ही महीन होती हैं, जिन्हें शिराकाएं और वेन्यूल्स कहते हैं।
ये महीन वेन्यूल्स आगे जुड़ करके मोटी शिराएं बना लेती हैं। अगली रक्तवाहिनी है केशिका या कैपिलरी। जैसा भी हमने पढ़ा था कि केशिका धमनी तथा शिरा को जोड़ने वाली कड़ी है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, आर्टरी यानी कि धमनी से शुद्ध रक्त अंगों तक आता है और फिर ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचते पहुंचते यह आर्टेरियोल या धमनिकाओं में बढ़ जाता है। यह धमनिकाएं और पतली होकर के केशिका या कैपिलरीज का निर्माण करती हैं। यह केशिका की भित्ति बहुत ही पतली होती है। इन्हें बोलते हैं एंडोथीलियम। ये एक स्तर यानी एंडोथीलियम की बनी होती हैं और इतनी महीन होती हैं कि इनके द्वारा रक्त में उपस्थित प्लाज्मा छन करके कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंच जाता है। तो जब यहाँ कैपिलरी छटती है और महीन भागों में बंटती है तो यहाँ पे सारा तरल पदार्थ यानी ऑक्सीजन और पोषक तत्व वापस कोशिकाओं और ऊतकों के पास आ जाता है। कोशिकाएं इसका इस्तेमाल करती हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यह रक्त वापस एकत्रित होने लगता है और एकत्रित होकर के वेन्यूल्स या शिराकाएं बनाता है। यह शिराकाएं आगे जुड़ करके वेन्स बनाती हैं तथा इस तरह से अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऊतकों में पहुंचकर धमनिकाएं महीन शाखाओं का जाल बनाती हैं जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति एक स्तर एंडोथीलियम की बनी होती है और ये केशिकाएं अपने में उपस्थित ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों को दे देती हैं जो ऊतक व कोशिकाएं यूज करते हैं और उसके बाद उसमें से निकले हुए उत्सर्जी पदार्थ व कार्बन डाइऑक्साइड को शिराकाएं एकत्रित करती हैं तथा फिर शिराकाएं परस्पर मिलकर शिरा बना लेती हैं। तो केशिका शरीर की सबसे पतली रक्तवाहिनी है जहां पर गैसों का एक्सचेंज और पोषक पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका और कैपिलरीज के मध्य में होता है। हमने धमनी और शिरा पढ़ा। आइए एक बार धमनी और शिरा में क्या अंतर है इसको विस्तार से समझ लेते हैं। धमनी और शिरा की बात करें तो शिरा अंगों और ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती है और वहीं धमनी रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। इनकी गुहा चौड़ी होती है, जैसे इसमें आपको दिखाई देगा कि वेन्स की गुहा चौड़ी है और आर्टरी की गुहा सकरी होती है। इनकी दीवार पतली व लोचदार होती है, दीवार पतली व लोचदार है और इनकी दीवारें मोटी लचीली व पेशीय होती हैं क्योंकि इसमें हृदय रक्त पंप कर रहा होता है और वो दबाव डालता है। ये प्रायः अंगों से बाहर की ओर स्थित होती हैं, यानी अगर आप देखें तो शरीर में आपको ऊपर की तरफ जो नीले रंग हाथों में वो शिराएं होती हैं और धमनी अधिकतर आपके मांसपेशियों के नीचे दबी होती है। ये गहरे लाल या नीले या बैंगनी रंग का होता है, ये डिपेंड करता है, और ये चटक गुलाबी या लाल रंग की होती हैं। इनमें कपाट पाए जाते हैं, ये वॉल्स होते हैं जो रक्त के प्रवाह को एक ही दिशा में बनाए रखते हैं। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसमें हृदय रक्त को प्रवाहित कर रहा होता है। रुधिर के बहने की गति धीमी होती है क्योंकि इसमें रक्त को पंप करने वाला कोई भी अंग नहीं होता। इसमें रुधिर अत्यधिक दबाव और तेजी के साथ बहता है क्योंकि धमनी हृदय से निकलती है और हृदय रक्त को पंप कर रहा होता है। इसकी दीवारें पतली होती हैं जिसके कारण अगर उनमें रक्त ना हो तो वो चिपक भी सकती हैं। इनकी दीवारें मोटी होती हैं जिसके कारण ये पिचकती नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा की। फुसफुस धमनी इकलौती ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है और यह हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेके जाती है। फुसफुस शिरा इकलौती ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है और यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर के आती है। तो फुसफुस धमनी व फुसफुस शिरा अपवाद है। हमने देखा कि हमारे शरीर में धमनी व शिराओं का जाल है क्योंकि धमनी धमनिकाओं में बढ़ती हैं, धमनिकाएं कैपिलरीज में बढ़ती हैं, कैपिलरीज मिलकर के शिराकाएं बनाती हैं और शिराकाएं फिर मिलकर के शिरा बनाती हैं।
जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका पूरा शरीर धमनी व शिराओं से भरा होता है, क्योंकि आपके शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका को पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन चाहिए होते हैं और उत्सर्जी व हानिकारक पदार्थों को हटाना जरूरी होता है, वरना व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार धमनी तथा शिराओं का एक जाल आपके शरीर में पूरा फैला होता है। इसमें जो लाल रंग में दिखाई दे रही हैं शुद्ध रक्त की धमनियां हैं, तथा जो नीले रंग से दिखाई दे रही हैं वो शिराएं हैं या वेन्स हैं जिनमें अशुद्ध रक्त होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इस चित्र में कि शरीर के प्रत्येक भाग तक धमनी व शिरा रक्त को लेकर के जाती है। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण तीसरे घटक की, वो है हृदय। हृदय मुट्ठी के आकार का अंग है जो आपके शरीर को जिंदा रखता है एक तरह से है। क्योंकि अगर रक्त लगातार प्रवाहित नहीं होगा तो आपकी समस्त कोशिकाओं तक पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर मस्तिष्क की कोशिकाओं को 3 मिनट तक तो वह पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन की एब्सेंस में उनकी मृत्यु हो सकती है, जिससे व्यक्ति की भी जान जा सकती है। हृदय की स्थिति देखें तो यह शरीर में वक्ष के अंदर मध्य से थोड़ा बाईं ओर एवं अधर तल की ओर स्थित होता है। सीधा तो होगा लेकिन इसका एपेक्स थोड़ा सा बाईं ओर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का भार लगभग 230 ग्राम से 340 ग्राम तक हो सकता है। और वहीं हृदय की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो कहते हैं कि हृदय आपकी मुट्ठी के आकार का होता है, परंतु तकरीबन 10 से 13 सेंटीमीटर लंबा तथा 7 से 9 सेंटीमीटर तक चौड़ा हृदय हो सकता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हृदय के कार्य, जैसा अभी आपको चित्र में दिख रहा है कि हृदय का सिर्फ एक कार्य है, लगातार रक्त को पंप करना। वैसे हृदय या साधारण भाषा में कहें दिल, तो उसके साथ ढेर सारी भावनाएं जोड़ी जाती हैं, ढेर सारी संवेदनाएं जोड़ी जाती हैं, परंतु वाकई में हृदय सिर्फ एक पंप है, एक मशीन है जिसका सिर्फ एक कार्य है, रक्त के प्रवाह को आपके शरीर में लगातार बनाए रखना। हृदय पंप की तरह कार्य करते हुए शरीर में रक्त परिसंचरण के लिए रक्त में दाब उत्पन्न करता है। इस दाब की वजह से ही रक्त लगातार प्रवाहित होता रहता है। रक्त को सही दिशा में प्रवाहित करता है ताकि शरीर हृदय से अंगों की तरफ और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचे और शरीर की आवश्यकता अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित व नियमित भी करता है। जैसे जब आप दौड़ के जाते हैं तो आपकी सांस बहुत तेज चल रही होती है, अगर उस वक्त रक्त तीव्र गति से पंप ना करे तो आपकी कोशिकाओं को ऑक्सीजन व पोषण नहीं मिलेगा, जिससे आप मूर्छित भी हो सकते हैं, फेंट भी हो सकते हैं। तो बच्चों, हमने आज के भाग में जाना कि रक्त का हृदय से निकलकर पूरे शरीर में चक्कर लगाने के पश्चात पुनः हृदय में वापस लौटने की प्रक्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग हैं हृदय व रक्तवाहिनियां। धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। शिरा अशुद्ध रक्त को अंगों से वापस हृदय तक पहुंचाते हैं। मूल धमनी या महाधमनी शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं तथा उच्च महाशिरा व निम्न महाशिरा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, आज के भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले भाग में हम हृदय की कार्यविधि संरचना को समझेंगे। अगर आपको ये पाठ समझ में आ गया हो, ये भाग समझ आया हो, तो निम्न प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। परिसंचरण तंत्र से क्या तात्पर्य है? परिसंचरण तंत्र के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शरीर की किस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? धमनी तथा शिरा में अंतर लिखें।